मॉर्निंग। वेलकम टू दी लेक्चर 2 ऑफ यूनिट 2 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के लेक्चर सेकंड में देखते हैं कि हमने गए फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टी का छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा, मोसलिन पीरियोडिक टेबल कैसे आया उसके बारे में पढ़ा, उसके थोड़े लिमिटेशंस भी देखे थोड़े कुछ, और कुछ हमने उसके टेबल के बारे में भी पढ़ा, मेंडलीव के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि अबाउट मोसलिन पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में देखते हैं। गए फिर हमने मेंडलीव के बारे में डिटेल पढ़ा, अब मोसली के बारे में देखते हैं। गए फिर के जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड करता था। वो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बनाया गया था? एटॉमिक वेट पर। अब जो पीरियोडिक लॉ है, द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है कि आप जो भी एलिमेंट्स आप टेबल के अंदर सेट कर रहे हो उसकी पीरियोडिक नंबर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। उसके ऊपर से ये पूरा एटॉमिक नंबर जैसा है कि 1 2 3 4 ऐसे सेट किया गया है, उसी तरीके से टेबल बनाया गया है। It means if the elements are arranged in the increasing order of the atomic numbers, the properties of the elements are frequently repeated after a definite interval of time or period। यहाँ पे F नहीं आएगा, that is a repeater है। इसका मतलब है जैसे जैसे आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हो अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो उसका प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वापस रिपीट हो जाएगा कुछ समय के बाद। जैसे मैंने गए फिर भी बताया था, एटॉमिक वेट पे जब हम करते हैं तो जैसे संगीत में गाने के अंदर हम देखते हैं ना, सा रे गा मा प ध नी सा, फिर सा वापस रिपीट होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में आप पहले एक रो सेट करते हो, उसके बाद दूसरा रो जहाँ से शुरू होता है उसके ऊपर वाला एलिमेंट उसके प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच करता है। तो इसलिए इस तरीके से तो ग्रुप बनाया गया है। तो ये कहना चाहता है कि जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर को अरेंज करते हो तो इंक्रीज करते हो, तो कुछ समय के बाद उसके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसे वापस रिपीट किया जाता है। तो वही है एटॉमिक मोसलिक पीरियोडिक लॉ विच इज़ नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसे मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कह सकती हूँ, क्योंकि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो छोटा सा था, मगर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बड़ा सा कैसल टाइप का है। तो दैट इज कॉल्ड ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन दिस टेबल द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स हैज़ बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द मोसली पीरियोडिक लॉ, दैट इज द एलिमेंट्स हैव बीन grouped in the increasing order of the atomic number। इस टेबल के अंदर जो अरेंजमेंट किया गया है मोसली के पीरियोडिक लॉ के हिसाब से गया है कि वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। तो ये जो एलिमेंट्स है इसे ग्रुप भी किया गया है अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। मतलब ग्रुप में देखा जाए तो पहले एटॉमिक नंबर 3 है, एल्किलिन ग्रुप का देखा जाए तो पहले एटॉमिक नंबर 3 है, फिर आता है 11, फिर आता है 19, उस तरीके से अरेंज किया गया है। तो अगर ग्रुप वाइज भी देखा जाए और रो वाइज भी देखा जाए एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो पहले हम देखते हैं ग्रुप वाइज कितना ग्रुप होता है। तो एक्चुअली देयर आर 18 वर्टिकल ग्रुप इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स ऑफ फैमिली। अगर मैं कहूँ कि 18 कॉलम है एक टेबल के अंदर, तो उस कॉलम को मैं कहूँगी ग्रुप या फैमिली कहूँगी। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप आर सिमिलर। अगर मैं बात करूँ ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आपका आखिरी कक्षा में या आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो 1 होना चाहिए ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में 2 होना चाहिए। उस तरीके से यहाँ पे बात की है कि यहाँ पे जो 18 कॉलम्स बनाया और हर ग्रुप उसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सेट किया गया है। जैसे कि अगर मैं एल्कलिन ग्रुप की बात करूँ तो लिथियम के भी पीछे
एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है। सोडियम के पीछे भी 11 है, तो तभी एटॉमिक नंबर को जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेट करती हूँ तो उसके पीछे भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचता है। उसी तरीके से पोटेशियम, उसी तरीके से रुबिडियम, सीजियम, फ्रेजियम के बारे में बात की गई। तो ग्रुप को सेट किया गया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करके। तो देखा जाए द ग्रुप आर नंबर्ड अकॉर्डिंग टू द IUPAC। IUPAC के हिसाब से ग्रुप को नंबर दिया गया है 1 to 18, while according to the another system the group are named as 1A for 1, 2A for 2, 3B for 3, 2 4 7B for 7, 8B for 8, 9, 10, 1B for 11, 2B for 12, 3A for 13, 7A for 17 and 8A for 18। तो इसका मतलब हुआ कि आप ग्रुप का नंबर जो 1 से लेके 18 में ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ऐसा मैं बोलती हूँ। तो ये जो नंबरिंग दिया गया है IUPAC के हिसाब से, अगर मैं बोल रही हूँ 1A, 2A, 3B, ये जो नंबरिंग दिया गया है दूसरे सिस्टम के हिसाब से, तो 1A का मतलब होता है 1 फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड A का मतलब होता है दूसरा ग्रुप, थर्ड A का मतलब होता है तीसरा ग्रुप, और फिर 7B का मतलब होता है 7वां ग्रुप, 8B का मतलब होता है इसमें 8, 9 और 10 ये 3 ग्रुप आ जाते हैं। 1B का मतलब होता है वो 11th ग्रुप की बात कर रहे हैं, 2B का मतलब होता है 12th ग्रुप की बात कर रहे हैं, थर्ड A से ग्रुप का मतलब होता है 13 से लेकर 7A का मतलब होता है 17, 8A और या फिर कहूँ 0 ग्रुप कहूँगी तो वो 18 ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी हमने देखा कितना कॉलम है, कॉलम को मैं ग्रुप कहूँगी, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर से उसे ग्रुप को सेट किया गया है। IUPAC के नाम के हिसाब से ग्रुप को नंबरिंग दिया गया है, और 1 से 18 और दूसरा अनदर जो ग्रुप 1A 1B वो जो नाम दिया गया है वो दूसरे सिस्टम के हिसाब से दिया गया है। तो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A, अगर मैं ग्रुप 1A और 2A की बात करती हूँ तो इसका मतलब है मैं ग्रुप 1 और 2 की बात कर रही हूँ। ये दोनों ग्रुप को मैं कहूँगी S ब्लॉक एलिमेंट। S ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिरी में S शेल में ख़त्म होता है, फिर वो P शेल में नहीं जाता। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ए S ब्लॉक एलिमेंट्स। Those of the group of 3rd A to 5th A, थर्ड A टू 8th A, थर्ड A से लेके मैं 8th A की बात कर रही हूँ तो वो P ब्लॉक एलिमेंट, इसमें भी P जो शेल है वो आखिरी शेल होगा, दैट्स वाई P ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया है। S ब्लॉक एलिमेंट्स एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेन ग्रुप एलिमेंट्स। अगर मैं S ब्लॉक एलिमेंट और P ब्लॉक एलिमेंट को मैं मेन ग्रुप एलिमेंट कहूँगी, और ग्रुप 1A टू 7th A आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अगर मैं ग्रुप 1A से लेके 7th A की बात कर रही हूँ तो वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम कहा जाएगा। अगर मैं ग्रुप 8A या फिर 0 ग्रुप कह रही हूँ तो वो नोबल गैसेस के ग्रुप को मैं कह रही हूँ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए नोबल गैसेस। अगर मैं कहूँ कि मेन ग्रुप एलिमेंट है, विच ग्रुप इंक्लूड्स इन द मेन ग्रुप एलिमेंट या विच ब्लॉक इंक्लूड्स इन द मेन ग्रुप एलिमेंट, तो सिंपल है S और P ब्लॉक। या फिर मैं ये कहूँ कि कौन सा ग्रुप है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, कौन से ग्रुप से लेके कौन से ग्रुप, तो पहला ग्रुप 1A से लेके 7A तक जो भी ग्रुप आएंगे वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में आएंगे। अगर मैं कहूँ कि ग्रुप 8A या फिर 18 ग्रुप का दूसरा नाम क्या है तो नोबल गैस कहूँगी। इस तरीके से इसके अंदर से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स MCQs मिल सकते हैं। तो दिस इज द स्मॉल पॉइंट्स वी शुड बी रिमेंबर about the periodic table. The elements belonging to the 3rd B to 8th B or 1B to and 2nd B are called D block। अगर मैं B सेक्शन की बात करती हूँ तो 3rd B से लेके 8th B तक या 1B से लेके 2B तक में सारे जो एलिमेंट्स है उसे मैं D ब्लॉक के एलिमेंट्स कहूँगी, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो D ब्लॉक के मतलब D शेल में ख़त्म हो जाता है और D शेल के अंदर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह जाता है, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए D ब्लॉक एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा, क्योंकि ये
आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट मतलब ऊपर नीचे कर सकता है, मतलब वो थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन को दूसरे शेल में शिफ्ट करके अपने शेल में ला सकता है, तो उसकी वजह से वो ट्रांजिशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। दैट्स वाई ये ब्लॉक को नाम दिया गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। These are the two rows of elements placed separately at the bottom of the period। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो हमारे नीचे में दो ब्लॉक रहे होंगे, वो दो ब्लॉक किसकी बात करते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एफ ब्लॉक क्योंकि मैंने जैसे कहती हूँ एफ शेल पे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, दैट्स वाई उसे एफ ब्लॉक भी कहा जाता है। दूसरी बात इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअली ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में आता है। पर वहाँ पहले क्या होता था कि पीरियोडिक टेबल बन गया, उसके बाद में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पता चला, तो वो वहाँ पे फिट नहीं हो सकते, इसलिए वो नीचे रखा गया। इसमें भी ट्रांजिशन आसानी से हो सकता है, इसलिए इसको कहा गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर का इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया है। और दूसरा नाम है रेयर अर्थ एलिमेंट। ये आसानी से मिलते नहीं है नेचर में से, जो रेयर अर्थ एलिमेंट है रेयरली मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज ए रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, अब हमने ग्रुपों के नाम के बारे में पता चला, ग्रुप किस तरीके से सेट किया गया उसके पता चला, ग्रुप के नाम किसकी वजह से और किस तरीके से उसे बनाया गया है उसके बारे में पता चला। अलग अलग नाम दिए गए हैं एक ही ग्रुप को, दो ग्रुप को, और उसे क्या नाम दिए, किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में भी पता चल गया। अब हम देखते हैं पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स में क्या होता है कि देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 हॉरिजॉन्टल रोज होंगे, उसे मैं पीरियड्स कहूँगी। अब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स विच कंटेन्स 2, 8 and 8 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड्स। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पीरियड्स में क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, या फिर मैं कहूँगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले जो फर्स्ट पीरियड होता है उसके अंदर मेरे सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे। वो कैसे? अगर मैं पीरियोडिक टेबल में जाऊँगी तो पहले पीरियड के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम ही रहेगा। आपको ग्रुप में कॉलम में नहीं देखना है, हॉरिजॉन्टल रो में देखना है, सीधे लाइन देखना है। तो वो कैसे होगा? हाइड्रोजन हीलियम पहले पीरियड में होगा तो वो 2 एलिमेंट होगा। दूसरे पीरियड में देखा जाए तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब कुछ आता है जो 8 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब है जो पहला, दूसरा और तीसरा जो पीरियड में जो एलिमेंट्स है वो मेरे 2, 8 और 8 के हिस्से में बांटा गया है। उसके बाद जो चौथा, पांचवा और छठा पीरियड आता है उसके नीचे वाले हिस्से में, उसमें 18, 18 और 32 के रेंज में बांटा गया है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जो पीरियड्स होते हैं वो 18, 18, 32 एलिमेंट्स के हिसाब से बांटा गया है, इसलिए उसे लॉन्ग पीरियड के नाम से जाना गया है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है 18 एलिमेंट्स है। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स है, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स है और सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स है, क्योंकि इसमें सिक्स पीरियड में क्या आता है? लैंथेनाइड ग्रुप होता है जो एफ ब्लॉक है, जो हमने नीचे दिखाया गया है पीरियोडिक टेबल के नीचे बताया गया है, विच contains already the 14 groups, so 14 elements, and that's why it is named as a 32 एलिमेंट्स। उसको भी गिनकर 18 प्लस उसको भी गिनकर 32 लैंथेनाइड एलिमेंट्स को भी गिनकर 32 एलिमेंट्स बनते हैं, विच इज कॉल्ड एज ए लॉन्ग पीरियड, सबसे बड़ा पीरियड कहा जाएगा। 7th पीरियड जो सबसे आखिरी में है पीरियोडिक टेबल में, सबसे नीचे वाले हिस्से में जो होता है उसे 7वां पीरियड कहते हैं। 7वां पीरियड क्यों मैं इनकम्प्लीट पीरियड कहूँगी, मगर आजकल की बात करूँ तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं अभी 2019 तक 19 में रिन्यू किया हुआ पीरियोडिक टेबल की बात करती हूँ तो वो जो 7वां पीरियड है वो अब इनकम्प्लीट नहीं है, अब वो फुल हो गया है। मगर यहाँ पे पहले की बात कर रहे हैं तो पहले में क्या होता था कि 7वां पीरियड के अंदर कुछ एलिमेंट्स के नाम को एज्यूम करके रखा गया था, वो एलिमेंट्स ढूंढे नहीं गए थे, इसलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट पीरियड का तरीके से नाम दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर 20 एलिमेंट्स थे और एक्सपेक्ट करते थे कि उसके अंदर 32 एलिमेंट्स होंगे।
इसके अंदर 32 एलिमेंट्स को रखने की क्षमता है 8वां पीरियड के अंदर। और ये भी माना जाता है कि 7वां अभी ये माना जाता है कि 7वां पीरियड के बाद 8वां पीरियड भी पॉसिबल है। वो आगे साइंटिस्ट देखेंगे, पर फिलहाल के लिए इतना याद रखो 7वां पीरियड आपका इनकम्प्लीट है, जिसमें 20 एलिमेंट्स थे मगर उसमें रखने की जगह 32 एलिमेंट्स के थे। जो फर्स्ट एलिमेंट हर एक पहला वाले पीरियड के अंदर, हर एक पीरियड के अंदर जो पहला एलिमेंट जो होता है वो एल्कलीन मेटल होता है। जहाँ से शुरुआत करते पीरियड के, जहाँ से शुरुआत करता है वो एल्कलीन मेटल होता है, और आखिरी जो एंडिंग पोर्शन होता है वो नोबल गैस होता है। तो देखा जाए तो मैं पहले सेकेंड पीरियड की बात करती हूँ, लिथियम से लेके नियॉन तक। तो लिथियम जो है वो मेरा एल्कलीन एलिमेंट है, और नियॉन जो है वो मेरा नोबल गैस है, इनर्ट गैस है। तो ये क्लियर हो गया पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड की बात करती हूँ, जिसके अंदर 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम है, इसलिए उसे शॉर्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड की बात करती हूँ जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स है, जो लिथियम से लेके नियॉन तक जाता है, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंड पीरियड, उसे भी मैं शॉर्ट पीरियड कहूँगी। थर्ड पीरियड है, उसे भी मैं शॉर्ट पीरियड कहूँगी, उसके अंदर भी 8 ही एलिमेंट्स है, सोडियम से लेके आर्गन तक। फोर्थ पीरियड उसे मैं लंबा पीरियड करूंगी, दिस इज नोन एज ए लॉन्ग पीरियड, क्योंकि उसके अंदर 18 एलिमेंट्स है, पोटेशियम से लेके क्रिप्टॉन। फिफ्थ पीरियड है, वो भी लंबा पीरियड है, उसके अंदर भी 18 एलिमेंट्स है, रुबिडियम से लेके जेनॉन तक, टॉप जेनॉन तक। तो यहाँ पे टॉप नहीं आएगा, इट इज ए टू जेनॉन, क्लियर। रुबिडियम से लेके जेनॉन तक। सिक्स पीरियड है जो लॉन्ग पीरियड है, जिसके अंदर 32 एलिमेंट्स ले, जो सीजियम से लेके रैंडम तक जाता है। और सेवेंथ पीरियड है जो इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 20 एलिमेंट है, पर हम उसके अंदर एलिमेंट्स 32 रख सकते हैं। तो फ्रेंशियम से लेके UNH ऐसा नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये एलिमेंट्स के नाम ढूंढे नहीं गए थे, ना ये एलिमेंट्स ढूंढा गया था, इसे एज्यूम करके बताया गया था ऐसा एलिमेंट है, इसलिए इसको नाम दिया गया है UNH। तो इट इज क्लियर, फर्स्ट पीरियड से लेके 7 पीरियड तक किस तरीके से बनाया गया है, एलिमेंट्स किस तरीके से सेट किया गया है, शुरुआत किससे होती है पीरियड, एंडिंग किससे, कौन से एलिमेंट से होता है एक पीरियड के अंदर। तो ये सब कुछ हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं मेरिट का मतलब एडवांटेजेस या फिर उसकी खासियत। मेरिट्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर सुपीरियरिटी ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ओवर मेंडलीव टेबल। मेंडलीव टेबल के हिसाब से लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसा क्या खासियत है कि चेंज होने पे इतना अच्छा सा टेबल बन गया, वो खासियत के बारे में बात करते हैं। ये मेरिट जो है, ये जो पॉइंट है, इट विल आस्क इन 2 मार्क्स, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं या फिर 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। ऐसे सब क्वेश्चन के अंदर भी ये सवाल पूछे जाते हैं कि राइट द मेरिट्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म पीरियड, या फिर ऐसा पूछा जाएगा राइट द सुपीरियरिटी ऑफ द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल ओवर मेंडलीव टेबल, या फिर ऐसा भी पूछा है व्हाई मेंडलीव टेबल, व्हाई लॉन्ग फॉर्म टेबल इज सुपीरियर देन मेंडलीव टेबल। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हैज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। मतलब यहाँ पे जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स के अरेंजमेंट किया गया है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया गया है, जो सबसे अच्छा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट का। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट है, इसके अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, मैंने पहले ही बोला था जो ग्रुप सेट करे वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर सेट कर रहे हैं। तो वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो एक सेम ग्रुप का सेम ही रहेगा। अगर मैं एक ग्रुप, पहला ग्रुप की बात कर रही हूँ तो उसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे 1, तो वो 1 तक कंटिन्यू करेगा पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स में, वो 1 ही पीरियोडिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा लिथियम से लेके फ्रेंशियम तक। अब तीसरा आता है, द एलिमेंट्स ऑफ द 2 सब ग्रुप हैज बीन प्लेस्ड सेपरेटली, दस डिसिमिलर एलिमेंट्स डू नॉट फॉल टुगेदर। पहले मेंडलीव टेबल में एक प्रॉब्लम था कि डिसिमिलर एलिमेंट्स का,
कि एक ही ग्रुप में उसकी प्रॉपर्टी नहीं होने के बावजूद भी उस ग्रुप में आ जाता था। पर इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें दो अलग अलग ग्रुप रखे गए हैं, जहाँ पर अगर सिमिलर नहीं होने की वजह से उसे मैं दूसरे में रख सकती हूँ। तो द एलिमेंट्स ऑफ द टू सब ग्रुप हैज बीन प्लेस्ड सेपरेटली एंड दस द डिसिमिलर एलिमेंट्स डू नॉट फॉल टुगेदर। इसका मतलब है कि इसके अंदर अगर मेरे एक ही दो एलिमेंट्स है जिसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं हो रही, तो मैंने उसे अलग अलग ग्रुप में रखा गया है, जिसकी वजह से उसके अंदर अगर सिमिलैरिटी नहीं होने के बावजूद डिसिमिलर एलिमेंट जो उसके अंदर सिमिलर ना हो, वो एलिमेंट्स कभी भी एक साथ एक ही ग्रुप में ना आए। चौथा पॉइंट ये है कि ये पीरियोडिक टेबल आसान है याद करने के लिए और समझने के लिए, और रिप्रोड्यूस अगर इसके अंदर और भी एडिशन करना हो तो वो कर सकते हो आप। तो इस तरीके से ये क्या कहते हैं, एवरग्रीन टेबल बन गया। तो ये पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि आप इसको याद करना अच्छा आसान है, आप ग्रुप वाइज याद कर सकते हैं या फिर पीरियड वाइज याद कर सकते हैं। हाँ, एलिमेंट्स के नाम याद करने में थोड़ा तकलीफ होंगी, मगर अगर एक बार याद करने की कोशिश कर लो तो पीरियोडिक टेबल आपको आसानी से याद हो जाएगा। इट इज़ नॉट अ बिग डील, बहुत मुश्किल नहीं है उसे याद करने के लिए, आप बस प्रैक्टिस करना होता है और उसको समझना होता है। अगर समझ के पीरियोडिक टेबल ये लर्न करते हो तो इट इज़ ईजी टू रिमेंबर। अब इसके डिफेक्ट देखते हैं। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में डिफेक्ट, हर चीज़ में एडवांटेजेस नहीं होती ना, उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते। तो क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम है कि आप अभी भी हाइड्रोजन के पोजीशन को सॉल्व नहीं कर पाए। वो उसे मैं एल्केलिन ग्रुप में रखूँ या हेलोजन ग्रुप में रखूँ, ये अभी भी डाउटफुल केस में है, एंड दैट्स वाई ये एक डिफेक्ट है पीरियोडिक टेबल का। दूसरा कि जैसे मेंडलीव टेबल में कहा गया है कि इसके अंदर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को रखने की जगह ना होने की वजह से उसे बाहर निकाला गया था। पीरियोडिक टेबल के बाहर के हिस्से में दो ब्लॉक बना के रखा गया है। और ये जो अगर मैं परफेक्ट पीरियोडिक टेबल कहूँ तो उसके अंदर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को फिट करना चाहिए था, मगर वो कर नहीं पाए, इसलिए उसे नीचे रखा गया है। इसलिए ये भी एक डिफेक्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स, अलग अलग टाइप्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप 4 बेसिक टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बात करते हो। पहला आता है इनर्ट गैस एलिमेंट। इनर्ट गैस एलिमेंट्स में क्या होता है कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड हो, जिसमें पूरा का पूरा शेल कंप्लीट हो, दैट इज कॉल्ड इनर्ट गैस एलिमेंट। द एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट्स हैव ऑल द सेट्स ऑफ एस P, D and F which has closed cell configuration। अगर मैं इसके इनर्ट गैस एलिमेंट्स की बात करती हूँ तो उस ग्रुप के अंदर भले उसके अंदर लास्ट सेल S हो, P हो, D हो या F हो, मगर उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो जाने चाहिए, तब जाके वो मैं कहूँगी इनर्ट गैस एलिमेंट। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है इलेक्ट्रॉनिक। The characteristics of outer electronic structure of all other is ns2 np6। अगर मैं हीलियम को छोड़कर इनर्ट गैस के ग्रुप के अंदर बाकी सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालती हूँ तो उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो ns2 np6 में आता है, मगर सिवाय हीलियम के हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 तक ही होता है। वही एक एक्सेप्शन केस है। तीसरा पॉइंट ये है कि ऑल एटम्स हैव स्पेरिकल सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड 1s ग्राउंड स्टेट। इसमें एक बात अच्छी है कि आप इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन सेट किया गया है वो स्पेरिकल है और सिमिलर है। सिमेट्रिकल मतलब एक जैसे और एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को सेट किया गया है, और एक तरीके से सेट होने की वजह से इसका जो ग्राउंड स्टेट है, निचला हिस्सा ग्राउंड स्टेट मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरुआत करते हैं वो 1s से ही शुरुआत करते हैं। कोई भी बीच में से 2s से शुरुआत नहीं कर रहा है, ना 3s से शुरुआत कर रहा है, वो शुरुआत से पहले से ही 1s से ही कर रहे हैं। तो जो एक अच्छी क्वालिटी है इनर्ट गैस का, और ये सबसे ज़्यादा हाईली स्टेबल है और हाईली इनर्ट अनरिएक्टिव है, क्योंकि इसके जो अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फुलफिल होने की वजह से इसे हम आसानी से अनस्टेबल नहीं कर सकते। ये स्थिर है, स्टेबल है। और दूसरी बात, ये इतनी जल्दी रिएक्टिव मोड पे नहीं आता। अगर इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं होता तो वो किसी और के इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, इनिशिएटिव रहता, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, दूसरे को लेने के लिए तैयार रहता। मगर यहाँ पे सारे उसके पास है, सब कुछ है उसके पास, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं होता। तो इसलिए इससे हाईली अनरिएक्टिव होता है। अनरिएक्टिव की वजह से इसका नाम दिया गया है इनर्ट। जो रिएक्ट ना करे वो गैसेस को कहते हैं इनर्ट गैस एलिमेंट्स। दूसरा हम देखते हैं दैट इज ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जिसको मैं कहूँगी एसपी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसका दूसरा नाम है मेन ग्रुप एलिमेंट। यहाँ पर मेन ग्रुप एलिमेंट की बात जब करती हूँ तो ये सबसे बड़ा ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि एस ब्लॉक में ग्रुप 1A से लेके 2A और पी ब्लॉक में 3A से लेके 8A ग्रुप तक, मतलब 1 से लेके 18 ग्रुप तक जो सारे एलिमेंट्स आते हैं वो सब कुछ मेन ग्रुप एलिमेंट्स में ही कहा गया है। इसलिए इसे कहा गया है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, सबसे बड़ा मेन ग्रुप एलिमेंट्स। The atoms of these elements have only outermost electron shell is incomplete। हाँ, ज़्यादातर इसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि इन सारे ग्रुपों में जो एलिमेंट्स है इसके पास जो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फुलफिल नहीं होते। तो इसकी वजह से ये ज़्यादातर रिएक्टिव मोड पे ही रहते हैं कि वो किसी से उधार ले या किसी को दे दे कि खुद को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल बना सके। ज़्यादातर इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेंज जो होता है, जो रेंज कहाँ से शुरू होता है, 1s1 से लेके np5 तक जाता है। 1s1 से लेके np5 तक इसका रेंज जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। आखिरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज s ब्लॉक से लेके p ब्लॉक तक है, तो ns1 से लेके np5 तक ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रेंज जाता है। The chemical behavior of the electron elements is governed by the tendency of the atoms to gain, lose or share its valence electron so as to achieve the stable inert gas type configuration. These are 44 representative elements. इसमें एक प्रॉब्लम है, देखा जाए तो ये ज़्यादातर अपने आप को फुलफिल बनाने के लिए, अपने आप को कंप्लीट करने के लिए ये फिर कभी दूसरे एलिमेंट से उधार लेते या फिर दे देते या शेयर कर लेते, गेन करते या फिर खुद के इलेक्ट्रॉन को किसी और को डोनेट करते, ये मतलब लूज करते, या फिर एक दूसरे के साथ शेयर करके अपने आप को स्टेबल इनर्ट गैस के टाइप की तरह बनते हैं। एक स्टेबल इनर्ट गैस क्यों कहा गया है, क्योंकि इनर्ट गैस सिर्फ एकलौता ऐसा ग्रुप है जहाँ पे अपने आप को वो पूरा कह सकते हैं अमीर इंसान है। इनर्ट गैस ग्रुप वो वाले अमीर इंसान है, और बाकी के 1 से मेन ग्रुप एलिमेंट्स को कह सकती हूँ वो मिडिल क्लास फैमिली टाइप्स के लोग हैं। तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादातर उधार लेंगे या फिर किसी को डोनेट करेंगे या फिर शेयरिंग करके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो इनर्ट गैस के टाइप की तरह वो बन जाए। तो दैट्स वाई यहाँ पे कहा गया है कि इसकी केमिकल बिहेवियर उसके इलेक्ट्रॉन देने, लेने और शेयरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इसके अंदर टोटल 44 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक या फिर मेन ग्रुप ब्लॉक भी कह सकती हूँ। अब बात करती हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जो है डी ब्लॉक एलिमेंट। इसकी खासियत ये है कि ये डी ब्लॉक डी शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर से ये डिपेंड करता है। तो इसके जो ग्रुप है वो 3rd B से लेके 1B तक जाता है। इसके ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक शेल इनकम्प्लीट रहते हैं, जैसे मेन ग्रुप एलिमेंट्स की तरह। इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मैं कह सकती हूँ या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक है, n-1D 1 से लेके n-1D 9 तक जाता है। इसके अंदर
तीन ऐसे सीरीज है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, जो लॉन्ग पीरियड की तरीके से हम बताया गया है। और इसको मैं जो तीन ग्रुप जिस पीरियड की बात कर रही हूँ, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स पीरियड की बात कर रही हूँ, उसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फोर्थ पीरियड को मैं 3D की तरह रिप्रेजेंट करूँगी, फिफ्थ पीरियड को मैं 4D की तरह रिप्रेजेंट करूँगी और सिक्स पीरियड को मैं 5D की तरह रिप्रेजेंट करूँगी। एक एक नंबर कम कर देना। अगर पीरियड और ऑर्बिटल्स में समझ नहीं आ रहा है तो फोर्थ पीरियड है तो एक नंबर कम वाला ऑर्बिट है, दैट इज 3D ऑर्बिट है। फिफ्थ पीरियड की बात करें तो एक नंबर कम, दैट इज 4D ऑर्बिट है। अगर सिक्स पीरियड की बात करें तो एक नंबर कम, तो 5D ऑर्बिट है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ज़्यादातर इसमें D जो सबशेल होता है वो ज़्यादातर इनकम्प्लीट होने की वजह से इसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये कलर, ज़्यादातर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कलरफुल एलिमेंट्स होते हैं। निकल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सब में आता है ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आता है। ये कलरिंग ग्रुप में कहा जाता है। या फिर और पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि जिसका सबशेल या फिर जिसके आखिरी कक्षा में अधूरा इलेक्ट्रॉन हो, उसे मैं पैरामैग्नेटिक आयंस कहती हूँ। तो ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। दूसरा, इसके बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, जैसे कि कॉपर का +1, आप लोग ने पहले भी सुना होगा 11th-12th में, Fe+2, Fe+3, फेरस और फेरिक। तो इस तरीके की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1, +2, +3 फॉर्म में जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सब कुछ में इसके अंदर वेराइटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट लगा। एक ही एलिमेंट का मैं 2-3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकती हूँ। ये काम मैं मेन ग्रुप या मेन ग्रुप एलिमेंट के साथ या एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ कर नहीं सकती, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के साथ कर नहीं सकती। ये सिर्फ मैं इसी ग्रुप के साथ कर सकती हूँ। दूसरी बात यह है कि एबिलिटी टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसकी एक अच्छी बात है, ये अच्छे से कॉम्प्लेक्सेस बनाने में माहिर है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है। अब बात करते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, चौथा, विच इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट ज़्यादातर 2 सीरीज में बटे गए हैं। उसको मैं नाम देती हूँ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के तरीके से नाम जाना जाता है। अगर पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो 6th और 7th पीरियड को मैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट वाला पीरियड कह सकती हूँ, जिसके अंदर 4f शेल और 5f शेल्स का ऑर्बिटल्स होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर बात करूँ तो ये ज़्यादातर इसके जो आउटर 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स आर इनकम्प्लीट। सब में एक ही शेल कंप्लीट नहीं होता, मगर एफ ब्लॉक की बात जब करते हैं तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स कभी कंप्लीट नहीं होते, वो इनकम्प्लीट मोड में जाते हैं। इसलिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बात करूँ तो n-2 f⁻1 to 14। f⁻1 to 14 का मतलब है f1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन जा सकता है। एफ ब्लॉक के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अगर मैं एफ ब्लॉक की सीरीज निकालती हूँ, एफ ब्लॉक के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन से लेके 14 इलेक्ट्रॉन तक मैं भर सकती हूँ। n-1 s2 p6 d से लेके 0 2 और 1। d में से नहीं तो 0 फॉर्म में होगा या 1 फॉर्म में होगा और ns2 के फॉर्म में आएगा। दिस इज द वे द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिटन। ठीक है, ज़्यादातर इसके अंदर 3 आउटर इलेक्ट्रॉन शेल इनकम्प्लीट रहेंगे। एक होगा F, एक होगा D और या फिर S फॉर्म में इनकम्प्लीट रहेगा। इसलिए इसकी खासियत ये है, the similarity of the outermost electronic configuration causes the inner transition series element to have very closely a similar property। अगर मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ट्रांजिशन सीरीज की एलिमेंट का इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मैं सिमिलैरिटी देखती हूँ तो वो ज़्यादातर इतने सिमिलर नहीं होते जितने एस और पी ब्लॉक में होते हैं, मगर इसके अंदर जो एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी है वो कुछ होने की वजह से उसे एक ही ग्रुप में डाला गया था, ना कि बहुत ज़्यादा सिमिलर प्रॉपर्टीज़ या फिर एक जैसे ही है, ऐसा नहीं बोल सकती मैं इसमें। तो इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है और साथ साथ में इसमें खासियत भी है। अब बात करते हैं शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट
डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो दोनों का डेफिनेशन एक ही है। शील्डिंग को मैं स्क्रीनिंग भी कह सकती हूँ। काम करने के तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों की डेफिनेशन थोड़ा अलग भी है। वो क्या है मैं बाद में बताती हूँ। पहले देखते हैं कि शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या क्या आता है और क्या क्या पॉइंट्स इसमें डिस्कस किया गया है। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट को मैं डिनोट किया जाएगा Z स्टार के हिसाब से मैं बताया जाऊंगी, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को मैं ZEFF के हिसाब से बताया जाऊंगी। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स को रखे जाते हैं न्यूक्लियस के बीच में या आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर शेल आर कॉल्ड इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब आप कोई एलिमेंट की बात कर रहे हो तो एलिमेंट के अंदर जो पहला शेल भरते, फिर दूसरा शेल भरते, जो आखिरी शेल भरते, आखिरी शेल हमेशा इनकम्प्लीट रहता है, कुछ इनर्ट गैस को छोड़ के बाकी सारे जो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं आखिरी शेल हमेशा इनकम्प्लीट रहता है। जो आखिरी शेल और बीच वाले शेल के बीच का जो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो घमासान होता है ना, उसे मैं कहूँगी इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब एक दूसरे के साथ जो एनर्जी का पुशिंग और पुलिंग होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के बीच वाले जो शेल के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स को मैं कहूँगी इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये बात क्लियर हो गई। द बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस। मतलब आप पहला शेल भरते हो एस शेल, फिर दूसरा शेल भरते हो पी शेल, फिर तीसरा शेल भरते हो डी शेल वाला। तो क्या होता है कि जो S में इलेक्ट्रॉन होता है और D के इलेक्ट्रॉन की अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ न्यूक्लियस के साथ, तो S शेल जो होता है वो सबसे पास होता है न्यूक्लियस शेल, और D शेल होता है वो सबसे दूर होता है। और S शेल पास होने की वजह से उसकी जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होती है, D शेल दूर होने की वजह से वो उसके अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाते हैं। मगर ये अट्रैक्शन फोर्स कम क्यों होता है? क्योंकि बीच में P ब्लॉक का एलिमेंट्स P ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। P शेल के इलेक्ट्रॉन, ब्लॉक के नहीं कह सकती, P शेल के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रोक देता है D के इलेक्ट्रॉन्स को उधर फोर्स देने में, वो अपने अंदर फोर्स ले लेता है। दैट्स वाई यहाँ पर कहा गया है कि इस तरीके के जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आउटर मोस्ट जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स है उसके जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की तरफ, वो कम हो जाती है। द रिडक्शन और डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर मैं कहूँ ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो न्यूक्लियस का और आखिरी कक्षा के बीच का जो रिडक्शन फॉर्म में चला जाता है, जो इंटरवीनिंग मतलब बीच वाले जो पी ब्लॉक के पी शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो कम हो जाता है, उसे मैं कहूँगी शील्डिंग इफेक्ट। उस फोर्स को, उस इफेक्ट को कहूँगी मैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब बात करते हैं कि इसके अंदर से अगर अभी भी समझ नहीं आया तो एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके हॉस्टल में रह रहे हो, वहाँ पर 4 लोग हैं, तो उस 2 लोग बहुत पढ़ाकू लोग होंगे जो हमेशा हॉस्टल में होते हैं, और 2 लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा माहिर होते हैं। और उसमें अगर जो एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिविटीज़ में काम करने वाले जो 2 बंदे हैं, उसमें से एक जो लड़का होगा वो हॉस्टल में रहता भी है और बाहर करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी एक्टिव रहता है, तो दोनों तरफ उसका दोस्ती होती है। जो हॉस्टल वाले जो उसके रूम में से उसके साथ भी होते हैं, और जो बाहर उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने वाले उसके साथ भी उसकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है। तो ये एक कह सकती हूँ कि ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन का फोर्स ज़्यादा होता है। जो बाहर हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही रहने वाला जो बच्चा है, वो कभी भी हॉस्टल में पढ़ाकू जो 2 बच्चे हैं उसके साथ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होगा। उसका हमेशा रिपल्शन मोड में ही होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर हॉस्टल में आता ही नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ काम के लिए बाहर ही रहता है, और जो बच्चे पढ़ते रहते हैं वो अंदर ही रहते हैं हॉस्टल के अंदर। तो उस तरीके के जो रिपल्शन क्रिएट होता है, उस रिपल्शन को मैं कहूँगी स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट।
ठीक है। द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज को मैं कहूँगी Z के तरीके से मैं डिनोट करूँगी, एक्टिंग ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द न्यूक्लियर चार्ज विच इज़ इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। जो एक्चुअल आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन के जो न्यूक्लियर चार्ज की जब बात करते हैं एक्चुअल में, तो वो हमेशा लेस होता है, कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज विच कम इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। अगर मैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसका एक एटम का न्यूक्लियर चार्ज निकालती हूँ और मैं उसको अगर मैं उसका एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ कि उसका न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल में उसके साथ कंपैरिजन करके देखती हूँ, तब क्या होता है कि जो एक्चुअल में एटम का न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम होता है जो आपने एटॉमिक नंबर के हिसाब से निकाले गए न्यूक्लियर चार्ज से। तो ये क्लियर हो गया। द सिंबल ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो सिंबल होता है वो आप Z स्टार या फिर ZEFF की तरीके से बताया जा सकता है। जो डिक्रीज और रिडक्शन इन जो जिसकी वजह से ये एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज के जो न्यूक्लियर चार्ज हमने कैलकुलेटेड किया और जो ऑब्जर्व किया हुआ न्यूक्लियर चार्ज में इतना रिडक्शन जिसकी वजह से हो रहा है, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, उस रिडक्शन को मैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट के तरीके से बताया जाऊंगी। तो इसका कैलकुलेशंस भी है, किस तरीके से मैं पता लगाती हूँ कि कितना इसके अंदर रिडक्शन हुआ, कितनी एनर्जी का उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कितनी एनर्जी उसकी वेस्ट हुई, ये सब कुछ इसके कैलकुलेशन की तरीके से बताया गया है। तो thus the effective nuclear charge ZEFF can be calculated using, आप अगर मुझे कोई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता लगाना है कि एक्चुअल में इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है, भले इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम पड़ता है तो उसका न्यूक्लियर चार्ज भी कम पड़ जाएगा, तो वो उसका एक्चुअल उस एटम का एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज कितना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है कि ZEFF माइनस Z माइनस कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब ये क्या है, ZEFF का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिनोट करती हूँ, Z का मतलब है उसका एटॉमिक नंबर और माइनस जो सिग्मा मैंने बताया है वो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मतलब है कि अगर मेरे एक इलेक्ट्रॉन के साथ उसका एक इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, दो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन है उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, अगर मेरा 3p पे है या 4p पे है उसका भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। उस वैल्यूज़ के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला याद रखो, ZEFF इज इक्वल टू Z माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं और किस तरीके से मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट कर सकती हूँ, इसके बारे में देखते हैं। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग दी शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। पहले वाला देखते हैं, द नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन जो बीच में कह सकती हूँ कबाब में हड्डी, जो कबाब में हड्डी बन रहा है वो उस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। एज नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा द वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट इंक्रीजेस। एज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट इंक्रीजेस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। जैसे जैसे मेरे इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा स्क्रीनिंग कांस्टेंट रिडक्शन हो जाएगा उसकी एनर्जी में, तो रिडक्शन होते ही स्क्रीनिंग कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो बढ़ जाएगा। जैसे जैसे ये बढ़ेगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू, उस तरीके से उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो उसके एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से कम हो जाएगा, तो दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी डिक्रीजेस। Thus as the number of electron intervening increases effective nuclear charge that is ZEFF decreases। अगर मैं ग्रुप वाइज देखती हूँ तो मैं जैसे जैसे ग्रुप के नीचे की तरफ जाती हूँ, when we move down the group in the periodic table the number of intervening electrons increases। उसके अंदर के जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाता है। As the number of intervening electron increases, shielding effect also increases। इसके अंदर shielding effect ज़्यादा बढ़ जाएगा। shielding effect जैसे बढ़ेगा shielding constant बढ़ जाएगा, shielding constant बढ़ेगा तो effective nuclear charge घटेगा, बाकी सब बढ़ जाएगा, effective charge decrease हो जाएगा, और बाकी सब decrease होंगे तब जाके effective nuclear charge बढ़ जाएगा। तो ये इन वाइस वर्सा है।
तो दस इन एनी ग्रुप, अगर मैं ग्रुप की बात करती हूँ तो ग्रुप के हिसाब से मैं जैसे जैसे नीचे जाती हूँ ग्रुप की नीचे एलिमेंट्स के, वैसे वैसे उसके इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है। जैसे जैसे उसकी इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उसकी शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगी, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगी। ठीक है, अब बात करती हूँ साइज ऑफ एटम। अगर मैं एटम की साइज के हिसाब से जाती हूँ तो जैसे जैसे एक एटम का साइज बढ़ेगा तो उसका जो न्यूक्लियस के साथ और आउटर शेल के साथ जो कनेक्शन है वो दूर होता जाएगा। तो फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और शेल इज डिक्रीज हो जाएगा। दस विद डिक्रीज इंक्रीज इन द साइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। जैसे जैसे मैं साइज बढ़ाती जा रही हूँ तो वो आखिरी शेल दूर होता जा रहा है, जैसे जैसे वो दूर होगा तो उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। तो दिस इज द सेकेंड फैक्टर। अगर मैं पीरियड की बात करती हूँ, हमने अभी तक ग्रुप की बात की, ऊपर से नीचे जा रहा है, अब मैं पीरियड की बात करती हूँ, लेफ्ट से लेके राइट पर जा रहा है। अगर लेफ्ट से लेके राइट पे जा रहा है दैट मीन्स एल्कलीन एलिमेंट से लेके नोबल गैस तक जा रहा है वो। तो क्या होता है कि उसका एटम का साइज है ना वो डिक्रीज होता है। जैसे जैसे एटम का साइज डिक्रीज होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमने पहले देखा कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा और जैसे जैसे साइज घटेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। मतलब उसका एक्चुअल चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि आप एल्कलीन से लेके नोबल गैस तक जाओ तो साइज घटेगा, जैसे जैसे साइज घटेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो 10 अक्रॉस द पीरियड की बात करती हूँ, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो ये याद हो जाएगा, ये दो फैक्टर्स है जो इम्पोर्टेंट है विच ही विल बी आस्क इन 5 मार्क्स। ओके, अब बात करते हैं स्लेटर्स रूल्स की बात। स्लेटर्स रूल क्या होता है कि मैंने बोला ना एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। अगर मेरा एक इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन है या 2 इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन है या फिर मेरा 3p पे है sp पे है तो उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू, शील्डिंग कांस्टेंट का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। वो वैल्यूज़ को एक रूल की तरह बताया गया है, उसे मैं स्लेटर्स रूल की तरह कहूँगी। द स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट, जो शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉलोइंग स्लेटर रूल। ये स्लेटर रूल के हिसाब से ये स्क्रीनिंग और कांस्टेंट शील्डिंग कांस्टेंट का सिग्मा का जो वैल्यू है वो डिसाइड किया गया है। द इलेक्ट्रॉन इन आयन और एटम्स आर रीअरेंज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ ग्रुप। आपको पता ही है कि एक इलेक्ट्रॉन एटम को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेट करते समय किस तरीके से सेट किया, पहले 1s में जाएगा, फिर 2s 2p पे जाएगा, फिर 3s 3p पे जाएगा, फिर 3d पे जाएगा, फिर 4s 4p पे जाएगा, फिर 4d में जाएगा, 4f में जाएगा, 5s 5p में जाएगा। इस तरीके से हम एक एटम्स के अंदर का इलेक्ट्रॉन को सेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इन ए ग्रुप beyond that of electron under consideration contribute nothing to the electron screening और shielding constant। अगर मैं ग्रुप की इलेक्ट्रॉन्स की बात करती हूँ तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते, वो कंसीडर करते कि कितना दूर है और कितना इलेक्ट्रॉन बीच में आता है, उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो वो उसके हिसाब से स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट निकाला गया है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अगर फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ NS-NP ग्रुप का है तो फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ अल्कलाइन और p ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ, तब उस ग्रुप के अंदर अगर मैं शील्डिंग कांस्टेंट को मैं कैलकुलेट करूँगी तो अगर इलेक्ट्रॉन एक ही ग्रुप का हो, सेम ग्रुप का हो, तो मैं उसका वैल्यू रखूँगी 0.35। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन n-1 शेल का हो, मतलब मेरा 2s में है एंड मतलब मेरा ओवरऑल जो मेन शेल है वो 4s का है और मैं 3s की बात कर रही हूँ, तो 3s का जो वैल्यू मैं इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन का वैल्यू मैं रखूँगी 0.85। मैं जैसे एग्जांपल बताऊँगी उस तरीके से आप कैलकुलेट कर देना। अब 1 पॉइंट जो वैल्यू है वो इनर शेल की बात करें, अगर जितना अंदर गहरा शेल होगा
जैसे कि मैं बात करती हूँ 1s 2s 2p फिर 3s 3p, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ 3p की बात कर रही हूँ तो 2s के अंदर कितना इंटरवीनिंग एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ गए। 3p की बात कर रही हूँ तो 2s भी आ गया, 2p भी आ गया, 3s भी, बीच में 3 शेल आ गए। उन 3 शेलों की इलेक्ट्रॉन्स को मुझे निकालना है। तो पहले वाला 3 शेल का मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगी। फिर 2s और 2p का तो वो अंदर इनर शेल हो गया, तो इनर शेल का मैं वैल्यू क्या रखूँगी, 1 रखूँगी। तो इस तरीके से बताया गया है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ तो और डी और एफ ग्रुप का इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ तो इन शॉर्ट ट्रांजिशन या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो उसके अंदर शील्डिंग कांस्टेंट कैसे बताया गया है। हाँ, इसमें ग्रुप वाइज अलग बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर मैं एस और पी की शेल की बात करी तो अलग स्क्रीनिंग कांस्टेंट रखना है, और डी और एफ की ग्रुप की बात करें तो अलग इलेक्ट्रॉनिक शेल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है 0.35। अगर सेम ग्रुप से इलेक्ट्रॉन है तो 0.35 रखो। अगर उससे कम, सेम ग्रुप के अलावा जो मेन ग्रुप से थोड़ा उससे 1 नंबर कम हो या 2 नंबर कम हो, वो इलेक्ट्रॉन में 1 रखना है। ठीक है, ये था आपका चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट ये है कि फॉर वन ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द 1s ऑर्बिटल ऑफ एनी एटम, अगर एक से ज़्यादा फॉर वन ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अगर एक ग्रुप के अंदर, एक एटम के अंदर 1s के अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसका कंट्रीब्यूशन 0.3 रहता है। अगर मैं बात करती हूँ 1s 2s, दोनों का शेल सेम है, सिर्फ नंबर चेंज है, फिर भी उसके इलेक्ट्रॉन्स 2 है, तो उस 2 का इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट में, दैट इज़ 0.3। यहाँ पर एक और नोट की बात करते हैं, दैट इज़ calculate the effective nuclear charge felt at the surface of the atom or ion. All the electron present in an atom or ion are considered and contributes for calculating screening constant और shielding constant. अगर मैं इफेक्टिव चार्ज निकाल रही हूँ, न्यूक्लियर चार्ज निकाल रही हूँ सरफेस के एटम के जो आखिरी शेल के एटम का मैं इलेक्ट्रॉन का या आयन का मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रही हूँ, तो मुझे अंदर का सारे शेल की कंट्रीब्यूशन के बारे में कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर मैं बीच वाले शेल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रही हूँ तो मुझे सारे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उसके नीचे वाले जो शेल्स हैं उसका ही सिर्फ ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ, एस है, पी है, डी है, मैं डी के बारे में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बात कर रही हूँ तो मैं डी से सारे के सारे जो वहाँ एस से लेके डी तक के सारे इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन देखूंगी, स्क्रीनिंग कांस्टेंट देखूंगी। अगर मैं सिर्फ पी की बात कर रही हूँ, बीच वाला शेल की पी की इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रही हूँ, तो मुझे डी का पता लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके नीचे वाले का ही पता लगाना है, एस ब्लॉक का ही पता लगाना है। दिस वे, इस तरीके से मैं वैल्यूज़ ढूंढ सकती हूँ। चलो अब हम थोड़ा कैलकुलेशन देखते हैं। तो पहला क्या है कि कैलकुलेट द स्क्रीनिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पहले ही बताया गया है कि मुझे 4s इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ढूंढना है। तो वो इसमें 3 एग्जाम्पल दिए हैं। एक है आप मैंगनीज का ढूंढो, कॉपर का ढूंढो और पोटेशियम का ढूंढो। तो ठीक है, तो पहले मैं मैंगनीज का ढूंढती हूँ। तो मैंगनीज को ढूंढने के लिए मुझे पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या है मैंगनीज का, 25। उसको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लिखा है, 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d5, इस तरीके से। अब मुझे ढूंढना है, क्या ढूंढना है मुझे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्क्रीनिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ढूंढना है, तो पहले मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ढूंढने के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट पहले ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट पहले ढूंढने से पहले मैं पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी। तो देखा जाए तो 1s2 2s2 2p6 एक ही अंदर आता है। तो इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे 1 क्यों लिखा है? पहली चीज़ है mn की बात कर रहे हैं, तो
तो Mn का आखिरी शेल क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक के हिसाब से तो 1 इलेक्ट्रॉन इस लोअर ग्रुप में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, अगर डी ग्रुप की बात कर रही हूँ तो उसके अंदर का मुझे शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है। तो 1 वैल्यू में रखूँगी कब, जब उसके लोअर ग्रुप की बात करूँ, और 0.35 कब रखूँगी, जब सेम ग्रुप की बात करते हैं। तो देखा जाए यहाँ पे 1s2 और 2s2 2p6 है, जो लोअर ग्रुप है, सबसे नीचे वाला हिस्सा है, सबसे इनर शेल है। दैट्स वाई यहाँ पे 1 वैल्यू रखा गया है। तो 1 इंटू 10, 10 कैसे लिखा है, 2 + 2 + 6, 6 + 2 7 8, 8 + 2 9 10। यहाँ पे देखो 2 + 2 + 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, 10। और ये अंदर का इलेक्ट्रॉन है, लोअर ग्रुप में आने की वजह से इसको 1 वैल्यू दिया है, तो 1 × 10 रख दिया। अब दूसरा देखते हैं, 3s2 3p6 3d5 क्या है, जो आपका मेन शेल है 4s और 4p का जो मेन शेल है उससे एक वैल्यू कम है, तो इसको मैं वैल्यू दूंगी 0.85। देखो कैसे वैल्यू दिया है, आप लॉस की तरफ जाओ, तो आपका जब भी कोई इलेक्ट्रॉन है n-1 शेल जब आएगा तो उसे 0.85 वैल्यू रखना है। हाँ, यहाँ पे एक बात है कि मैंने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक और एसपी में मैंने भले डिफरेंस बताया है, पर एक चीज़ सेम रहती है, दैट इज़ 0.85 वैल्यू। अगर आपका जो आप डी ब्लॉक का ढूंढ रहे हो उसके उसका फॉर एग्जांपल 4d का आप ढूंढ रहे हो, तो अगर 3d की बात कर रहे हैं, 3d का आप इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग कांस्टेंट निकल रहे हैं, तो उस शील्डिंग कांस्टेंट को मैं 0.85 का वैल्यू दूंगी। तो यहाँ पे 0.85 का वैल्यू दूँ। 13 देखो, 2 + 6 + 5 टोटल इलेक्ट्रॉन से मेरा 13, उसे मल्टीप्लाई करो। फिर देखो 4s 4p, यहाँ पे जब भी आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट की बात कर रहे हो तो डी ब्लॉक है आपका आखिरी में देखा जाए तो आपका वैल्यू है 3d5। अरेंज ऐसा किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से अरेंज किया जाता है, पहले 1s रखते हो, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s 3p, फिर 4s, फिर 3d, ऐसा रखा जाता है। मगर जब आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू ढूंढते हो तो पहले 1s 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p, ऐसे ढूंढे जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से नहीं, आप स्लेटर रूल के हिसाब से ढूंढे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4s2 4p 0 विच इज़ दी सेम ग्रुप का है 4s और 4p, और वो आखिरी शेल की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ 0.35 हुआ एंड इंटू 1। एक ही एक्चुअली यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, क्यों, जो एक इलेक्ट्रॉन है 4s के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उसका इंटरवीनिंग ढूंढ रहे, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ढूंढ रहे, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा जाएगा। ठीक है, तो 1.0 × 10 प्लस 0.85 × 13 प्लस 0.35 × 1, 10 प्लस 11.05 प्लस 0.35 गिव्स 21.40। इतना आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट मिलता है। अगर इसका मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ढूंढ रही हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, आपका फॉर्मूला है ZeF = Z माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। Z आपको पता है 25, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 है, आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू मिला है 21.40, तो उसको माइनस करो, आपको मिल जाएगा 3.6। इस तरीके से आप कॉपर और पोटेशियम का ऐसे होमवर्क आप करो, फिर बाद में मैं इसका आंसर्स आपको अपलोड कर दूंगी, फिर चेक करके देख लेना कि हाँ सही है कि गलत। ठीक है, ये था आपका पहला एग्जाम्पल। हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। ये था आपका पहला एग्जाम। दूसरे एग्जाम्पल में देखो, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है, तो मुझे ढूंढना है लास्ट इलेक्ट्रॉन, आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन्स का ढूंढना है। तो दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन के अंदर का आखिरी इलेक्ट्रॉन मुझे इफेक्टिव चार्ज ढूंढना है। तो क्लोरीन में दो एग्जाम्पल दिए, एक है क्लोरीन एटम विच एटॉमिक नंबर इज 17, एक है क्लोरीन माइनस। जब माइनस बात करती हो
तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर में क्या चेंज होता है, बस एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, वो 18 हो जाता है। एटॉमिक नंबर सेम रहता है, बस उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाता है। तो क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालती हूँ। तो Z इज इक्वल टू 17 एटॉमिक नंबर है उसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने सेट किया। अब बात करते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। पहले मुझे अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ढूंढना है तो ऑब्वियस थिंग है कि मुझे पहले स्क्रीनिंग कांस्टेंट ढूंढना है। तो मैंने पहले लिखा स्लेटर रूल के हिसाब से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अंदर का हिस्सा है, इनर शेल है 1s2, इसलिए मैंने उसका वैल्यू दिया 1। 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2। अब बात करती हूँ n-1 शेल है, जो आउटर शेल है वो 3 वैल्यू का था, और जो इनर शेल है उससे 3 - 1 2 है। तो दैट्स वाई उसका वैल्यू मैं रखूँगी 0.85 इंटू 8। 8 क्यों? क्योंकि 2 इंटू 2 + 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन है 8। 3s2 3p6 रखा गया है जो मेरा मेन शेल है, और इसका ग्रुप है, वैल्यू है मेरा 6। 0.35 उसका वैल्यू है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट, दैट इज 0.35। अगर इसका मैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखती हूँ तो 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है। मगर मुझे क्या बोला है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का मुझे ढूंढना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का मुझे ढूंढना है। तो मुझे जो आखिरी 7वां इलेक्ट्रॉन का ढूंढना है, तो 7वां इलेक्ट्रॉन को मैं कैलकुलेट नहीं करूंगी स्क्रीनिंग कांस्टेंट के अंदर, 6ठा इलेक्ट्रॉन को मैं कैलकुलेट करूंगी। तो 0.35 इंटू 6, तो उसको मैं कैलकुलेट करती हूँ पूरा, तो मुझे वैल्यू मिलता है 10.9। ये अब मुझे स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू मिला। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू मिला। अब मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू ढूंढना है, तो किस तरीके से ढूंढूंगी, ZEFF इज इक्वल टू Z माइनस कांस्टेंट, दैट इज 17 - 10.9 विच गिव 6.1। इस तरीके से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिला। अब Cl माइनस आयन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक इस तरीके से Cl Z17 का लास्ट इलेक्ट्रॉन का मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिला। उसी तरीके से मैं Cl माइनस आयन का बताऊंगी। तो पहले मैं लिखूंगी Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 था। Cl माइनस आयन जब होता है, जब माइनस होता है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, जब प्लस लिखा जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन घट जाता है, उसका ऑपोजिट, साइन का ऑपोजिट होता है। तो Cl माइनस आयन का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी। तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, भले उसका एटॉमिक नंबर सेम हो, उसका इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाता है। तो इसका मैं पहले क्या करूंगी कि मुझे लास्ट इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग कांस्टेंट ढूंढना है, तो मैं पहले स्लेटर रूल के हिसाब से उससे सेट करूंगी। तो पहले लिखूंगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अंदर का शेल है 1s2, सबसे अंदर का शेल होने की वजह से 1.0 मैंने वैल्यू रखा, मल्टीप्लाई बाई 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। 2s2 2p6 लिखा है, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन मेरा 8 है, और मेन ग्रुप से एक नंबर कम है, दैट इज 3s2 3p6 में 3 मेन शेल है, और n-1 दैट इज 3 - 1 2 होने की वजह से इसका वैल्यू मैंने रखा 0.85। अब 0.85 मल्टीप्लाई बाई 8 क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे मुझे लास्ट इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है, तो 6 + 2 कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, पर मुझे ढूंढना किसका है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन। तो 8वां इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी 7 इलेक्ट्रॉन्स का मैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट ढूंढूंगी, दैट इज 0.35 इंटू 7। इसको मैं कैलकुलेट करूंगी इस तरीके से, तो मुझे वैल्यू मिलता है 11.25। फिर उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालती हूँ। वो कैसे, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, 17 - 11.25, उसका वैल्यू मिलता है 5.75। इस तरीके से मैं इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट ढूंढती हूँ। इसमें एक बात खासियत है कि आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू ढूंढना बहुत आसान है, आपको सिर्फ वैल्यू याद रखनी है स्क्रीनिंग कांस्टेंट के। और आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज़ के जो सम्स होते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे ही काम नहीं लगेगा, आगे भी काम लगेगा। और इसके अंदर ये सम कब सॉल्व होगा, जब आप खुद इसके प्रैक्टिस करोगे। आपको उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक नंबर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए।
अगर मैं माइनस कर रही हूँ और प्लस कर रही हूँ तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड होना चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। तब जाके ये आप एक कंप्लीट सम सॉल्व करें। अगर ये सम सॉल्व करने आए तो 10 मार्क आपके जेब में। ठीक है, तो प्रैक्टिस दिस सम्स। जो अभी एग्जांपल्स दिए हैं, मैं अब एक असाइनमेंट, एक क्वेश्चन जैसा डाल दूंगी जिसमें अलग अलग सम्स दिए गए होंगे, वो सम सॉल्व करो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगी इसी हफ्ते के अंदर। तो उसका प्रैक्टिस करते रहना ताकि आपको आसानी से प्रिपेयर हो जाए। तो ये दिस इज दी हाफ पोर्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। प्रॉपर्टीज़ के बारे में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में अभी तक हमने पीरियोडिक टेबल किसने पहले ढूंढा, फिर बाद में क्या चेंजेस लाए, ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में बात की। एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रख रही हूँ तो बीच वाले इलेक्ट्रॉन का इंटरप्शन की वजह से उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, जिसका नाम अलग अलग दिया गया है। उसके अगर में ऐसा हो रहा है, इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज में कम पड़ रहा है, तो वो क्या असर करता है, किस तरीके से में ढूंढा जा सकता है कि इस एटम के अंदर इतना न्यूक्लियर चार्ज है, इतना न्यूक्लियर इफेक्ट हो रहा है। तो ये सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। तो एक बार ये लेक्चर पूरा सुनो, एक अच्छे से उसे प्रिपेयर करो, खुद का नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे तब जाके आपको याद रहेगा। क्लियर? ये थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन है, इसमें सम क्वेश्चंस भी डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसमें से एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स भी बहुत आसानी से निकल जाता है। तो प्रिपेयर इट थ्रू दी लेक्चर के दौरान भी पढ़ो। लेक्चर जैसे एक लेक्चर ख़त्म होते आपको एक हफ्ते का टाइम गैप मिलता है, तो प्रिपेयर इट। ओके, आज के लिए बस इतना ही। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द सम्स, अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी, और भी प्रॉपर्टीज़ है इसके, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ओके, थैंक यू।